हमारे जो हकीम हैं वो ज़ुबान देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अंदाज़ा है या तजर्बा है? तो अच्छी तशख़ीस जो है ना, वो आपकी बुनियाद बनती है अच्छे इलाज की। पाकिस्तानी अवाम बेचारे पहले ही बिजली का बिल नहीं दे सकते, और रही सही कसर, ये हमारे जो डॉक्टर अपनी कमीशन के लिए 10 टेस्ट लिखते हैं। मोटा शख्स है जिसका वेट जो है वो 90 किलो से 80 किलो से ज़्यादा है, उसे क्या डाइट प्लान लेना चाहिए? असल में जो सेहत का ताल्लुक है वो आपकी डाइट प्लान के ऊपर है। बजाय इसके कि आप आंखें बंद करके बस वेट कम कर रहे हो, फाके कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। जितनी मुश्किल के साथ या जितनी रिसर्च के बाद हम बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं या कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, क्या उतनी मेहनत के साथ कभी हमने उसका ब्रेकफास्ट के ऊपर तवज्जो दी है? अभी बच्चे की उम्र 5 साल होती है तो माँ कहती है हकीम साहब बच्चा मोटा होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि सेहतमंद होना चाहिए या मोटा? वो कहते हैं जी नहीं, मोटा कर दें, सेहतमंद खुद ही हो जाएगा। वो बच्चा अगर सामने वाला थोड़ा सा मोटा है तो मेरा शायद उससे मोटा हो, कंपटीशन करते हैं। आपने बड़ा अच्छी तरफ पॉडकास्ट का रुख मोड़ा है, ओबेसिटी की तरफ, हम्म, मोटापे की तरफ। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि एक ओबीस बंदा है, मोटा मोटा। शख्स है, जिसका वेट जो है वो 90 किलो से 80 किलो से ज़्यादा है, उसे क्या डाइट प्लान लेना चाहिए? और मुझे ये भी बता दें कि ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग बता दें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ वेट का जो ताल्लुक है ना, वो ज़हन में रखना चाहिए, हाइट के मुताबिक और उम्र के मुताबिक होता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो माँ-बाप है ना, वो छोटी-छोटी उम्रों के अंदर बच्चों को लेके आते हैं क्लिनिक के अंदर हमारे यहाँ। अभी बच्चे की उम्र 5 साल होती है, तो माँ कहती है हकीम साहब बच्चा मोटा होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि सेहतमंद होना चाहिए या मोटा? वो हुँ, कहती हैं जी नहीं, मोटा कर दें, सेहतमंद खुद ही हो जाएगा। ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, माँ-बाप को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए, उसकी हाइट और उसकी ऐज के मुताबिक उसका वेट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जी नहीं, वो बच्चा अगर सामने वाला थोड़ा-सा मोटा है तो मेरा शायद उससे मोटा हो, कंपटीशन करते हैं। हुँ, तो असल में जो सेहत का ताल्लुक है वो आपकी डाइट प्लान के ऊपर है। न्यूट्रिशन डाइट आपको मालूम होनी चाहिए। आपने डेली विटामिन डी कितना लेना है, डेली आपके बच्चे को कैल्शियम कितना चाहिए, डेली प्रोटीन कितनी चाहिए, ग्लूकोज़ सबसे कम चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जितनी मुश्किल के साथ या जितनी रिसर्च के बाद हम बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं या कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, क्या उतनी मेहनत के साथ कभी हमने उसका ब्रेकफास्ट के ऊपर तवज्जो दी है? कभी कोई माँ-बाप इतनी तवज्जो के साथ बच्चे को नाश्ता नहीं करवाता। वो कहते हैं जी लेट हो रहे हैं, सुबह आप आके खाना खा लेना या आके नाश्ता कर लेना। उसकी वजह से होता क्या है कि बच्चे जाते हैं फ़ास्ट फ़ूड की तरफ कैंटीन के अंदर, वहाँ पे फ्राइज़ वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, जूसेस भी ले रहे हैं डब्बों वाले। अब क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज़ बढ़ता जा रहा है। अब जब वो बच्चा 15 से 20 साल तक की एज में जाता है, उस टाइम तक माँ-बाप उसको सीरियस नहीं ले रहे होते, लड़कियों में भी और लड़कों वो में भी। हाँ जी, थैला सा बजा बिल्कुल। क्यूट से क्यूट, मतलब वो क्यूट, मम्मी क्यूट। डैडी टाइप। हाँ, वो कहते हैं जी अभी बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, ये जब बड़े होंगे तब देखेंगे। अब मैरिड लाइफ़ में जब वो बच्चे पहुँचते हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियों में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो पीसीओएस के प्रॉब्लम आ रहे हैं। बच्चों की मतलब यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रसोलियों का प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे। उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि फिर वो ये आ जाते हैं लोहा-पाल टाइप हकीम या दूसरे हकीम, और वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये कावे हैं या टोटके हैं, जुशांदे हैं, आप वो पिएँ, आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप डायग्नोज़ करो कि वेट बढ़ किस वजह से रहा है। हुँ, क्या लड़कियों के अगर पीरियड नहीं आ रहे, तो पहले पीरियड ठीक करने चाहिए। बजाय इसके कि आप आँखें बंद करके बस वेट कम कर रहे हो, फाके कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। अब उससे क्या होता है? उससे सबसे ज़्यादा एचबी कम होगी, अनीमिया होगा, खून की कमी होगी, वीकनेस इतनी ज़्यादा होगी कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम वो चीज़ है जिसने फ़ाइट करनी थी मुख्तलिफ डिज़ीज़ के खिलाफ। जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो आप कैसे वेट तो कम कर ही लेंगे कमज़ोरी के साथ, लेकिन कल को उस लड़की ने या उस बच्ची ने जब माँ बनना है, हुँ। उसके अंदर ये तो आप इम्यूनिटी बता रहे हैं ना कि बचपन से रूट ग्रास लेवल। रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम उभरती आ रही है। हाँ जी, जो बच्चे होते हैं वो बड़े दुबले-पतले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वर्क लाइफ उनकी शुरू होती है, आहिस्ता-आहिस्ता जिम किया, जिम छोड़ दिया, वो फिर पतले से मोटे होना मोटापे शुरू की तरफ। मोटापे की तरफ चले जाते हैं। फास्ट फूड खाने की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ। मैं उनके लिए डाइट प्लान जानना चाह रहा हूँ कि लड़कियाँ क्या डाइट प्लान लें, जो ऑफ़िस में काम करती हैं, और लड़के क्या लें? सबसे पहले तो आपने अपना स्टमक ठीक रखना है। एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए आपको, और खाना आपने खाना है सुबह के टाइम हैवी, रात के टाइम बिल्कुल लाइट।
और फिजिकल एक्टिविटी करें। हुँ, अगर आपने फास्ट फूड खाना है या पिज़्ज़ा खाना है, फिर उसके लिए एक शर्त लाजिम है। वो शर्त क्या है कि आपने कम से कम जो है ना 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। हुँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप फास्ट फूड पे ना जाएँ, उसको छोड़ दें। दूसरे नंबर के ऊपर सुबह का जो आपका नाश्ता है, उसके अंदर लाज़मी तौर के ऊपर 2 हाफ बॉइल एग ले लें आप, 1 सेब ले लें, मौसम के मुताबिक जो भी फ्रूट अवेलेबल है, आपने एक बाउल बनाना है उसका, 2 साथ हाफ बॉइल एग ले लेने हैं आपने। ग्रीन टी लाज़मी रखें अपनी लाइफ़ के अंदर। अब ग्रीन टी के लिए लोग पूछते हैं कौन-सी ग्रीन टी? कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हैं, आप अदरक ले सकते हैं। मैं अगर आपको 2 कप का एक फ़ार्मूला बता देता हूँ, जो वेट भी कम करेगा और हुँ, फैट को भी बर्न हुँ, करेगा। तो आपने 1 इंच के करीब अदरक लेना है आपने, 1 टीस्पून आपने पुदीने के पत्ते ले लेने हैं, ज़ीरा आपने क्वार्टर टी-स्पून लेना है, सौंफ आपने हाफ़ टी-स्पून ले लेना है और पानी आपने 2 कप लेना है। इसको अच्छी तरह बॉयल करना है, कोई शहद नहीं डालना आपने, कोई इसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी और जब ये 2 कप अच्छी तरह बॉयल हो जाएँ 5 मिनट तक, इसके बाद इसको फ़िल्टर करके लीमू निचोड़ के आपने इसको रख लेना है पास और आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज़ करें और इस ग्रीन टी को पिएँ। दूसरे नंबर के ऊपर दोपहर का या रात का खाना अक्सर लोग मतलब ऑफिस में बिजी होते हैं और वो कहते हैं यार हमें वहाँ पे बे टाइम भूख लगती है। हुँ, तो उस टाइम हम क्या करें, मतलब चाय ले लेते हैं या कोई सैंडविच वगैरह लेते हैं, उस टाइम क्या करें? तो उस टाइम आपने ये करना है कि आपका जो स्टमक खा पी के थोड़ा-सा बढ़ गया हुआ है, उसका थोड़ा स्लिम करने के लिए काले चने होते हैं भुने हुए, हुँ, आप वो इस्तेमाल करें, उनमें विटामिन डी भी है बहुत ज़्यादा और दूसरे नंबर के ऊपर जो बेवक़्त की भूख है, उसके लिए वो बेहतरीन किस्म का आपका सप्लीमेंट है। तो वो आप ले सकते हैं। एक तो और रात के टाइम जौ का दलिया या तो इस्तेमाल कर लें या लाइट्स आप सैंडविच ब्राउन ब्रेड का यूज़ करें और शामी इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी जो मैंने बताई है, वो अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ, फिज़िकल एक्टिविटी रखें, कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा आपका। सही। और मैं आपसे आगे चल के ये जानना चाहूँगा हकीम साहब कि जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस तो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर दीगर टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्स-रेज़ हो गए, फिर जाके बीमारी तशख़ीस होती है। हमारे जो हकीम हैं, वो ज़ुबान देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम है या जिगर का इसको कोई मसला है, या वो नब्ज़ देखते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो ये कैसे होता है? असल ये एक चीज़ अंदाज़ा है या तजर्बा है? क्या है ये? ख़ावर भाई, सबसे पहली चीज़ जो भी मुआलिज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हकीम हो, जब तक उसको तशख़ीस के ऊपर अबूर नहीं होगा ना, तो वो इलाज के काबिल ही नहीं है। अब आपने जिस तरह ज़िक्र किया कि ज़ुबान से कैसे पता लगता है, आँखों से कैसे पता चलता है, मैं एक बात आपसे ज़िक्र करता हूँ। आपने ज़िक्रिया अल-राज़ी का नाम सुना होगा, इब्न सीना का नाम सुना जी, होगा, बिल्कुल। इब्नुल हैशम का नाम सुना हुँ। होगा, जाबिर बिन हयान का नाम जी, सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कौन लोग थे? ये सर हमारा मुसलमानों का फ़ख्र है, ये जिन्हें हम मुस्लिम भुला चुके हैं। साइंटिस्ट थे मुस्लिम साइंटिस्ट थे और जिन्हें हम हकीम थे। बिल्कुल। इन सब लोगों ने जड़ी-बूटियों के ऊपर भी रिसर्च की और इब्न सीना ने, सुकरात ने, बुकरात ने, इन सब लोगों ने क्या किया, फिज़ियोलॉजी और बायो की जो इब्तिदा थी वो यहीं से हुई। हुँ, अब बात आ जाती है कि जो आज के डॉक्टर्स हैं या हकीम हैं, वो टेस्ट करवाना हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी भी है, आज के पेशेंट्स के लिए तशख़ीस में मदद देता है। लेकिन टू द पॉइंट करवाना चाहिए। मसलन मैं एक पेशेंट को देखता हूँ, मैं उनकी नब्ज़ देखता हूँ और मैं नब्ज़ के ज़रिए तशख़ीस करता हूँ कि आपका फैटी लिवर भी है, आपके स्टमक में एसिडिटी भी है और खुदा ना ख़ास्ता अभी पेशेंट मेरे पास आए हुए थे 15 दिन पहले, मैंने उनको नब्ज़ देख के बताया आपकी बड़ी आँत में कैंसर है। अब उस पेशेंट ने घर जाके मतलब शोर डाल दिया कि जी मुझे तो अल्लाह माफ़ करे कैंसर हो गया। अब उनके जो घर वाले थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जी आपको किसने कहा है आपको कैंसर है? हुँ, तो उन्होंने बताया जी मैं हकीम साहब के पास से आया हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया। अब वो सारी फैमिली आ गई हमारे पास। उन्होंने कहा जी आपके पास कौन-सा ऐसा मतलब कि टेस्ट है जिससे आपने इस बंदे को डराया? आपने उसके ऊपर बिला वजह का इस तरह टेंशन डाल दी है, प्रेशर डाल दी है, सिर्फ़ अपने पैसों के लिए। हुँ, मैंने उनसे कहा कि आपने टेस्ट करवाया है? उन्होंने कहा जी नहीं हमने टेस्ट ही नहीं करवाया। तो मैंने कहा पहले आप टेस्ट करवाएँ कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी, उसके बाद आप मेरे पास आएँ। अब मैंने ट्रीटमेंट ही नहीं करना है इस पेशेंट का। खैर उनके बिनोई वगैरह भी थे पास उनके जो रिश्तेदार, वो शौकत खानम हॉस्पिटल चले गए। टाइम लिया उन्होंने कोलोनोस्कोपी करवाई, उसके बाद एंडोस्कोपी करवाई, सिम्पटम्स आ गए उनके कि कट्स हैं। 15 दिन के बाद वो आए बायोप्सी करवा के। जब वो रिपोर्ट लेके आए मेरे पास, तो उसके अंदर बड़ी आँत के अंदर कैंसर डायग्नोस हो गया। डायग्नोज़ हो गया। अच्छा, अब वो जो फैमिली थी ना उनकी, उन्होंने कहा कि जी आपको किस तरह पता चला? ये नब्ज़ कैसे बता सकती है? असल चीज़ होती है कि जो अल्लाह ताला है ना, वो इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है? तो वो कैसे हो सकता है कि आपका मुलाज़िम या आपका कोई बच्चा अगर गलती करेगा तो आप पहले उसको वार्न करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार।
जब वो मुसलसल गलती करेगा तो आप सज़ा देंगे ना। हुँ, तो अल्लाह ताला पहले इंसान को वार्न कर रहा होता है हुँ। कि आप ये गलती कर रहे हो। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर खुद कोई बीमारी नहीं है, आपका वो सर भारी पीछे होगा। हाँ जी, उसके पीछे बैकड्रॉप में कुछ है। हाँ जी। अगर आपका सर भारी हो रहा है, अगर आपकी सीने के ऊपर बोझ महसूस हो रहा है, आप क्या करेंगे सबसे पहले? नब्ज़ देखेंगे, अगर आपकी नब्ज़ की रफ़्तार बहुत ज़्यादा है, आप बीपी ऑपरेटर पे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर वहाँ से भी तस्दीक हो गई, तो इसका मतलब कि या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपको कोई टेंशन हुई है, या आपने नमक का इस्तेमाल किया। हुँ, आपने असल चीज़ की तरफ जाना है। इसी तरह अगर आपका स्टमक ख़राब है, तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी एसिडिटी ज़ुबान के ऊपर आएगी। अगर किसी पेशेंट को शुगर है, हम उससे पहले पूछते हैं आपको रात को पेशाब कितनी बार आता है? आपके पैरों में जलन तो नहीं होती? हुँ, इसी तरह अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, हुँ, हम उनसे पूछते हैं आपकी पैरों की एड़ियों में दर्द तो नहीं हो रही? आपकी टाँगों में दर्द? मतलब ये सारे सिम्पटम्स हैं। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट के ऊपर टाइम लगाएगा, उसके सिम्पटम्स के ऊपर गौर करेगा, अगर आपकी आई साइट वीक है, तो मैं उसका ग्लासेस से ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आपकी दिमागी कमज़ोरी है। दिमागी कमज़ोरी भी। आपको मैग्नीशियम की कमी है, ज़िंक की कमी है, आप उसको अपनी डाइट प्लान में शामिल करें, तो दिमागी कमज़ोरी का हल होगा। अब यहाँ पे होता ये है कि एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, अब वो डॉक्टर साहब को चेकअप फ़ीस भी देता है, अच्छे डॉक्टर को ₹5000, आम से डॉक्टर को ₹1000। अब चेकअप फ़ीस देने के बाद वो पेशेंट अपनी खुद बीमारी सारी बताने बैठ जाता है। सही, हालाँकि होना ये चाहिए कि आपका डॉक्टर आपसे चेकअप फ़ीस ले रहा है, वो उसको बताए। हाँ जी, उसको आपकी तशख़ीस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए कि मैंने पैसे लिए हैं, कि मैं इसको चेक करके टू द पॉइंट 2 टेस्ट बताऊँ हुँ, और 2 टेस्टों में ही वो बीमारी निकले। हुँ, मैं तो ये कहता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ वाला यहाँ पे लॉ होना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो बिला वजह टेस्ट ही नहीं करवाना। दूसरे नंबर के ऊपर वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर बिला वजह टेस्ट करवाए तो फ़ाइन होता है। अब यहाँ पे डॉक्टर अपनी कमीशन के लिए 10 टेस्ट लिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट नहीं करवाएँ, टेस्ट करवाएँ। लेकिन टेस्ट वो करवाएँ जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़रूरी है और उन टेस्टों में वो वाक़ई बीमारी निकले। मैं अपने पेशेंट को अगर टेस्ट करवाता हूँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी ये टेस्ट जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपकी तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ हुँ, और इसमें अगर बीमारी निकलेगी, तो वो टेस्टों के पैसे तो आपने पे कर दिए। हुँ, अगर खुदा ना ख़ास्ता मतलब मैं अगर फ़ेल हो जाता हूँ और अल्लाह करे कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, ब बंदा बेचारा ठीक ही निकले, उसको कोई बीमारी ना हो, लेकिन हमें अपनी तशख़ीस के ऊपर अबूर है। तो हम कहते हैं कि आप टेस्ट करवाएँ, जहाँ से मर्ज़ी, चुगताई से करवाएँ, शौकत खानम से, जहाँ आपका दिल करता है। हुँ, अगर उन टेस्टों में वो बीमारी ना निकले जो हमने नब्ज़ में बताई है, हुँ। तो उन टेस्टों के पैसे हम देंगे। देखें ना, ये होती है तशख़ीस। अगर मैं कह दूँ जी 10 टेस्ट करवाएँ, किसी एक में तो प्रॉब्लम निकलेगी ना, प्रॉब्लम निकलेगी, तो इसका निकलेगी। मतलब वो 10 टेस्ट मैंने अपनी कमीशन के लिए करवा लिए, 9 टेस्टों में कमीशन मुझे मिल गई। तो ये पाकिस्तानी अवाम बेचारे पहले ही बिजली के बिल नहीं दे सकते, हुँ, जो हालात हमारे मुल्कों के हैं। और रही सही कसर, ये हमारे जो डॉक्टर्स हो गए, या मैं बहुत सारे हकीमों को भी कहता हूँ कि वो ना टेस्ट करवाएँ। तो टेस्ट करवा लेने चाहिए। हुँ। जो आपका सवाल था कि नब्ज़ से कैसे पता चलता है, वो आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो नब्ज़ नहीं सिखाते। वो बेशक स्टेथोस्कोप बेशक वो सुन रहे हों, तशख़ीस के ऊपर कुछ भी नहीं है। हकीम या हिकमत सबसे ज़्यादा जो पीछे गई है ना, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने फैमिली के अंदर ही सिखाएँ, हुँ, या जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है शागिर्द, हम कोशिश करते हैं कि जो अपना विरासत वाला इल्म है, वो उस इंसान को दो जो इसके काबिल है। तो बहुत सारे हकीम हैं जो कि इस तरह नब्ज़ नहीं सिखाते, कॉलेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। तो अच्छी तशख़ीस जो है ना, वो आपकी बुनियाद बनती है अच्छे इलाज की। सही।